तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी एक अनजान साया भाग 3। अभी तक हमने पढ़ा कि मेघा की माँ मेघा के ऊपर गंगा जल डाल देती है। मेघा के ऊपर गंगा जल डालने के बाद मेघा की माँ और दीपक ने अंदर का जो मंजर देखा, उनकी आंखें उस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी। अब आगे उन्होंने देखा कि मेघा की आंखें बड़ी बड़ी और लाल हो गई, जैसे मानो उनसे अब खून बाहर निकलेगा। और मेघा ने अपनी लुंगी को मोड़कर अपनी कमर में बांध लिया और अपने बाल पूरे बिखेर दिए और मर्दानी आवाज में बोली, ये तूने अच्छा नहीं किया बुढ़िया, इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। अब देख मैं तेरी बेटी का क्या हाल करूंगा। ये कहते ही मेघा ने अपनी लुंगी को हटाकर एक तरफ करना चाहा। उससे पहले ही मेघा की माँ दीपक को लेकर कमरे से बाहर आ गई। मेघा अंदर से चीख चीख कर आवाज लगाने लगी, मैं मेघा को नहीं छोड़ूंगा। अब मैं इसके जिस्म की नुमाइश करूंगा। अगर मुझे कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए। मेघा की इस मर्दानी आवाज से मेघा की माँ तो जैसे सदमे में चली गई हो। अपनी माँ को संभालते हुए दीपक उन्हें बाहर बैठक में लाया और उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद मेघा की माँ दीपक से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दीपक खुद भी ये सब देखकर परेशान था। रोना भी चाहता था, लेकिन उसे अपनी माँ को संभालना था, इसीलिए रोया भी नहीं और अपनी माँ को संभालते हुए बोला, मम्मी प्लीज संभाल लो अपने आप को। अगर आप इस तरीके से हौसला खो देंगे तो मेरा क्या होगा। और हमें रोना नहीं है, हमें अपनी मेघा को ठीक करना है। और गंगा जल डालने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि उस पर यकीनन कोई साया ही है, वरना बीमारी में गंगा जल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फटाफट से तैयार हो जाओ, हम भगत जी के पास चलते हैं। मेघा की माँ अपने आंसू पोंछते हुए और अपने बाल ठीक करते हुए बोली, हाँ बेटा ये सही कहा तूने, हम भगत जी के पास चलते हैं, वही कोई रास्ता दिखाएंगे हमें। जैसे ही मेघा की माँ और दीपक भगत जी के पास जाने को तैयार हुए, मेघा मर्दानी आवाज में अंदर से चीख रही थी, दरवाजा खोल बुढ़िया, मुझे बाहर आना है, मुझे नुमाइश करनी है तेरी बेटी के जिस्म की। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे मुर्गा खाना है और दारू पीनी है, दरवाजा खोल बुढ़िया। मेघा की माँ को कुछ नहीं सूझा और डर से बोल पड़ी, हाँ खोलती हूँ, लेकिन अभी तुम्हारा मुर्गा और दारू नहीं आई है, उसे आने दो, मैं कमरे में ही तुम्हारे लिए लाती हूँ, तुम तब तक आराम करो। ये सब देखने के बाद दीपक बोला, मम्मी हम दोनों तो बाहर नहीं जा सकते, किसी को तो घर पर रुकना पड़ेगा। आप यहाँ रुको और दरवाजा भूल कर भी मत खोलना, मैं जाकर भगत जी को बुलाता हूँ। मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है, वरना मैं फोन कर देता। मेघा की माँ ने कहा, ठीक है बेटा आराम से जाना और भगत जी को लेकर ही आना। ये कहने के बाद दीपक चला गया और थोड़ी देर बाद मेघा की भी आवाज आना बंद हो गई। इतने में ही मेघा के पापा ना चाहते हुए भी अपने घर में मुर्गा और दारू लेकर आए। तभी मेघा अपने कमरे से आवाज लगाती है, मम्मी मम्मी दरवाजा खोलिए प्लीज। ये सुनने के बाद मेघा की माँ और पापा की आंखें खुशी से चमक उठी। मेघा की इस नॉर्मल आवाज ने उनके चेहरे पर खुशी वापस ला दी। खुशी के मारे दौड़े दौड़े वो दोनों गई और मेघा के कमरे का दरवाजा खोल दिया। अपनी बेटी की आवाज को सुनकर दोनों ने उसे जल्दी से गले लगा लिया। जैसे ही उन्होंने मेघा को गले लगाया, मेघा भयंकर सी हंसी में हंसते हुए बोली, झांसे में आ गए ना दोनों। ये सुनते ही मेघा के माँ और पापा डर के मारे एकदम से अलग हो गए। मेघा की माँ बोली, बेटा ये क्या हुआ, अभी तो ठीक थी ना तुम। मेघा अपना सर खुजाते हुए और अपने एक पैर को कुर्सी पर रखकर बड़ी स्टाइल में बोली, अरे बुढ़िया कितने भोले और कितने पागल हो तुम दोनों को पागल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जरा सी तेरी बेटी की आवाज क्या नॉर्मल हुई, कैसे भागे भागे आ गए दोनों। अब जल्दी से ला मेरा मुर्गा और दारू, भूख लगी है बहुत जोरों की। चिकन और दारू देखकर मेघा की आंखें चमक उठी। उसने लपक कर चिकन और दारू का थैला छीन लिया और आंगन में ही जमीन पर बैठकर एक पैर मोड़कर एक पैर फैलाकर अपनी लुंगी को घुटनों से ऊपर करके चिकन और दारू पर टूट पड़ी। मेघा जानवरों की तरह खा रही थी, जिसे देखकर उसके माँ बाप मुंह छुपाकर रो रहे थे। वो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बहुत दुखी थे।
मेघा ने खाते वक्त आधा जमीन पर खाना फैलाया था। अपने दोनों हाथ खाने से सना लिए और अपना मुंह बिगाड़ रखा था खाने से। खाने के बाद मेघा उसी गंदगी में अपने दोनों पैर फैलाकर अंगड़ाई लेने लगी और अपने पापा से बोली, वाह बुढ़ऊ, कहाँ से लेकर आया, मजा आ गया। अब से रोज मुझे दारू और मुर्गा चाहिए ही चाहिए। और अपनी उंगली से अपने दांतों को साफ करने लगी। उसे इस हाल में देखकर मेघा की माँ तो जैसे डर गई हो। तभी मेघा बोली, अरे बुड्ढे, जरा बीड़ी तो दे, बीड़ी की तलब लगी है रे। जल्दी से मेघा के पापा ने अपनी जेब से बीड़ी निकाल कर दी। मेघा बीड़ी इस तरह से पी रही थी जैसे वो इन सब में माहिर हो। ये सब देखकर मेघा की माँ की आंखें शर्म के मारे झुक गई और वो रोने लगी। तभी मेघा अपनी माँ के पास आकर उनके गालों को अपने हाथ से दबाते हुए मुंह ऊपर उठाकर उसके मुंह पर धुआं मारने लगी और बोली, तो बुढ़िया तू मानी नहीं, आखिर तूने अपना काम कर ही दिया। मेघा की माँ रोते हुए बोली, मैंने क्या किया बेटा, तेरे पापा तेरे लिए खाने को ले आए जो तूने मांगा था, और कुछ चाहिए तो बता। ये सुनकर मेघा डरावनी सी हंसी में हंसते हुए बोली, मुझे पता है बुढ़िया, तूने किसी भगत को बुलाया है ना। ये सुनकर मेघा की माँ चौंक गई और खुली सी आंखों से मेघा की तरफ देखने लगी। तभी मेघा अपनी माँ को धक्का मारते हुए बोली, तू खुद को बहुत शानी समझती है रे, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा, मुझे सब पता है। तूने अपने बेटे को भेजा है ना उस भगत को लेने, आने दे। इसी बीच मेघा मर्दानी आवाज में बोली, मैं भी देखता हूँ कौन सा भगत मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और तेरा बेटा, अगर उसे कुछ हो जाए तो मुझे मत कहना। बुढ़िया जा अपने भगवान से दुआ कर, तेरा बेटा सही सलामत लौट आए। और भयंकर सी आवाज में हंसने लगी। ये सुनने के बाद मेघा की माँ और पापा मेघा के आगे हाथ जोड़कर रोने लगे और बोले, प्लीज बेटा, हमारे दीपक को कुछ मत करना, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, तुम जो कहोगी हम करेंगे, पर प्लीज हमारे दीपक को कुछ मत कहना। उनकी लाख मिन्नतें भी मेघा पर कोई असर ना कर सकी और मेघा बीड़ी पीते हुए अपने कमरे में चली गई। मेघा की माँ और पापा बाहर हॉल में बैठकर दीपक का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब दीपक आया तो उसे देखकर मेघा के मम्मी पापा के पसीने छूट गए। उन्होंने दीपक को जल्दी से गेट से अंदर बुलाकर बैठाया। उसकी हालत देखकर मेघा की मम्मी रो पड़ी। उन्होंने देखा दीपक के हाथ पैरों पर घिसने के निशान थे, जैसे वो किसी से घिस गया हो। उसके हाथ पैरों की खाल घिस घिस कर लाल हो चुकी थी और कई जगह से हल्का हल्का खून भी निकल रहा था। मेघा की माँ परेशान होते हुए बोली, बेटा ये चोट कैसे आई, क्या हुआ बेटा ये तुझे। दीपक खुद को संभालते हुए बोला, मम्मी प्लीज पहले आप रोना बंद करिए। मेघा की मम्मी दीपक को अपने गोद में लेटाते हुए बोली, मैं नहीं रो रही बेटा, तू प्लीज बता ना क्या हुआ ये सब, कैसे लगी तुझे। दीपक ने बताया कि जब मैं भगत जी के पास जा रहा था तभी मुझे रास्ते में महसूस हुआ कि मेरा शरीर भारी भारी हो गया है और उसके 5 मिनट तक जैसे मुझे कोई होश ही नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो कुछ लोग मुझे घेर कर खड़े थे और मुझे पानी पिला रहे थे। जैसे ही मैंने देखा कि मेरे हाथ पैरों पर घिसने के कितने निशान हैं, मैंने सबसे पूछा कि मुझे ये चोट किसने मारी। तभी सब लोग मुझ पर चिल्लाने लगे और बोले, दिखने में तो अच्छे खासे घर के हो, दिमाग कहाँ है तुम्हारा, अकल घास चरने गई है क्या। अगर कुछ उल्टा सीधा करना ही था तो अपने घर पर करते, रोड पर करने की क्या जरूरत थी। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने उनसे कहा, आप लोग क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज बताइए क्या हुआ है मेरे साथ। तभी उनमें से एक अंकल ने बताया कि मैं 5 मिनट से अपने आप को एक नए मकान की दीवार पर, जिस पर प्लास्टर हुआ था, कुछ दिन पहले अपने हाथ पैरों को बहुत जोर जोर से रगड़ रहा था। तभी लोगों ने मुझे वहां से अलग करके हटाया और मुझे होश आने पर ये सब बताया। उनकी बात सुनकर मैं खुद चौंक गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वक्त रहते मैंने बस बजरंग बली का नाम लिया और मैं भगत जी के पास चला गया। ये सब सुनने के बाद मेघा की माँ का ध्यान एकदम से हटा और फिर बोली, दीपक भगत जी है कहाँ, तू तो लेने गया था ना, तो लाया क्यों नहीं, या फिर मना कर दिया उन्होंने आने से। क्या हुआ दीपक, प्लीज बताना, मेरा जी घबरा रहा है। दीपक मम्मी को परेशान होता देखकर बोला, मम्मी प्लीज पहले आप सांस लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। मैं बजरंग बली का नाम लेते हुए भगत जी के पास पहुंचा
तो मुझे इस हालत में देखकर भगत जी ने पहले मुझे पानी पिलाया और अपनी गद्दी पर बैठ गए और मुझे अपने पास बैठाकर जैसे ही उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, वो बोले, ये सब जो तेरे साथ हुआ वो नहीं चाहता था कि तुम मेरे पास आओ। उन्होंने मुझे बजरंगबली का धागा पहनाया। इससे पहले मैं कुछ बताता, उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे लेने आए हो तो मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आऊंगा। मुझे पता है तुम्हारे घर में क्या परेशानी है और तुम्हारी जो हालत हुई है अभी उसी ने की है मेरे पास आने की वजह से। इसीलिए तो अच्छा हुआ तुमने वक्त रहते बजरंगबली को याद कर लिया। इससे ये तो तय है कि ये जो भी है मुझे रोकना चाहता है वहाँ आने से। इसीलिए तुम वही करो जो मैं कहता हूँ और वो चाहता है। तुम ये धागे लो और अपने घर में सभी को पहना देना, तुम्हारी बहन को भी। और अगर ना पहने तो ये लो बजरंगबली की भभूत, इसका टीका लगा देना उसे। और अगर ये भी ना हो तो उसे खाने में किसी तरह दे देना। आज संभाल लो, मैं कल आता हूँ। और ये कुछ पूजा के लिए सामान है, ले लेना। भगत जी ने एक पर्ची दीपक को देते हुए कहा, और अपने घर वालों से कहना फिक्र ना करें, बजरंगबली का नाम लेते रहें। दीपक जैसे ही अपनी बात पूरी करके उठकर बैठा, इतने में मेघा अंगड़ाई लेते हुए बाहर आई और हंसते हुए बोली, और बेटा मजा आया कि नहीं? अच्छे से घिसाई हुई है ना? पर मुझे तो बहुत मजा आया। और अचानक ही उसकी आंखें लाल हो गई और तेज गुर्राती सी आवाज में वो बोली, मैंने कहा था ना किसी को बुलाने मत जाना, लेकिन तो नहीं मानी बुढ़िया। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो दिखानी बाकी है, वो भी तेरी लड़की के जिस्म की पिक्चर। कहाँ गया तेरा वो भगत? कहकर मेघा भयंकर सी हंसी हंसने लगी। नहीं आया ना? डर गया। मुझे पता है मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता मेरा मुकाबला। और हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। मेघा की ये भयानक हंसी सुनकर मेघा के घर वाले बहुत डरे हुए थे। तभी मेघा की माँ को भगत जी की बात याद आई। उन्होंने कहा, हम सबको बजरंगबली का नाम लेते रहना है। और सबसे बोली, आप लोग जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, हम पूजा करते हैं। मेघा की माँ ने जैसे ही मंदिर की जोत जलाई और बजरंगबली की चालीसा गाना शुरू की, मेघा के कमरे से जोर जोर की आवाज आने लगी। सामान फेंकने की आवाज, चीखने की आवाज, चिल्लाने की आवाज। मेघा बहुत जोर जोर से चीख रही थी और कह रही थी, बंद करो इसे, बंद करो। अगर इसे बंद नहीं किया तो मैं तेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगा, उसके जिस्म की नुमाइश कर दूंगा। बंद करो इसे, बंद करो। लेकिन मेघा की माँ नहीं मानी। मेघा ने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए और जोर जोर से चीखने लगी। आरती खत्म होते होते मेघा की आवाज आनी बंद हो गई। मेघा के घर वाले मेघा की आवाज बंद होते ही भागते हुए मेघा के कमरे की तरफ आए और अंदर का हाल देखकर बेचारे रोने लगे। आखिरकार ऐसा क्या था मेघा के कमरे में कि उसके माता पिता को रोना आ गया? वो हम जानेंगे कल के भाग में। थैंक यू।